हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। फिर हम लोग ने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल्स के बारे में निकाला था। फिर हम लोग इक्विवेलेंट वेट एसिड बेस का निकालना सीखे थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हम लोग ने एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में जाना था, रिलेशंस बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में जाना था। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये होता क्या है। इन एनी केमिकल रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। मतलब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यही कहता है कि जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे आपका NH3 है, ठीक है, प्लस HCl है, तो क्या बनेगा आपका NH4Cl बनेगा। अगर इसको यहाँ रेडिकल्स मतलब तोड़ दें कैटायन एनायन में, तो Na पे प्लस चार्ज, H3 माइनस चार्ज, H प्लस Cl माइनस चार्ज, ठीक है। एक तरीके से NH4 प्लस चार्ज Cl। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, एक H प्लस इसको डोनेट कर रहा है। एसिड है तो क्या होगा, एसिड है तो H प्लस डोनेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोल की अगर बात करें तो यहाँ भी कितना मोल है, एक मोल, यहाँ भी एक मोल, यहाँ भी एक मोल। अगर एन फैक्टर की बात करें, एन फैक्टर बताए थे आपको, चार्जेस 1 1 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट का आपको फॉर्मूला कल बताए थे कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल इनटू एन फैक्टर। यही हम फॉर्मूला पिछले क्लास में हम बताए थे। तो आप देखिए मोल इनटू एन फैक्टर, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि तीनों का ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl। तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपका सेटिस्फाई हुआ। एक एग्जांपल आइए और समझते हैं उससे। मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं Na3PO4, ठीक है, BaCl2, ठीक है। अगर इसका तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस NaCl बनेगा। इसको बैलेंस अगर कर लेते हैं तो यहाँ 3BaCl2 आ जाएगा, तो क्लोरीन 6 हो गया। तो यहाँ अगर 6 लगाएंगे तो क्लोरीन 6, बट सोडियम तो यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा, 2, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ से अगर देखें, अच्छे से लिख के समझते हैं, तो देखिए मोल कितना होगा। मोल यहाँ पे इसका 2 मोल है, इसका 3 मोल है, इसका यहाँ पे 1 ही मोल है, और इसका यहाँ पे 6 मोल है। एन फैक्टर अगर निकालना जाने, एन फैक्टर, तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। PO4 भी 3 माइनस है और 3Na प्लस है, तो 3 आएगा। ये आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ BaCl2 है तो Ba2 प्लस Cl2 माइनस, तो इसका चार्ज यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे इसका चार्ज 6 होगा। यहाँ पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि Ba2 प्लस है, 3 3 दूना 6 हमेशा चार्ज होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 चार्ज होगा। तो आप यहाँ से देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। ग्राम अगर इक्विवेलेंट तीनों का निकालो तो क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। तो मोल इंटू एन फैक्टर आएगा तो इसका आएगा 6, इसका भी आया 6, इसका भी आया 6, इसका भी आया 6। तो आप देख रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na3PO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl। तो यहाँ से ये चीज़ समझ गए कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कैसे सेटिस्फाई हुआ। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, क्या है वो, एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इसको लिखते हैं यहाँ कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि मान लो
कि कोई कंपाउंड है, फॉर कंपाउंड, हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं AX BY, ये ऐसा कोई कंपाउंड है। तो मान लो कि अगर AX BY को ब्रेक डाउन करते हो सपोज, तो क्या होगा, X मोल A, कोई चार्ज यहाँ पे आएगा, यही होता है ना क्रॉस, और यहाँ पे Y होगा B X माइनस, ऐसा ही बनता है क्योंकि आप जानते हैं कि X क्या होता है, इसका चार्ज होता है, Y इसका चार्ज हो रहा है यहाँ पे, तो ये समझ गया मोल। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि फॉर AX BY, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ A, वैलेंसी यही होता है ना कि देखो वैलेंसी जो होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन के होता है ना, कि जैसे आप यहाँ पे 9th क्लास में भी पढ़े होगे कि मान लो कि इसका y होगा इसका x, तब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, तो आप लिख देते हो कि प्रोडक्ट आपका जो भी कंपाउंड बनता है ऐसे बनता है। वही चीज़ यहाँ भी हुआ है। तो वैलेंसी अगर A की बात करें तो यहाँ कितना होगा, y होगा, वही वैलेंसी B की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, x। ठीक है, यहाँ तक समझे। तो वही अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड AX BY अगर निकाले तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AY प्लस, और वो इक्वल किसके होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BX माइनस, यही होना चाहिए, इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, या मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर होना चाहिए और इसके बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से अगर समझें तो मान लो कि एक एग्जाम्पल आपका लेते हैं H2SO4। अब इसको ब्रेक डाउन करो तो कैसे होगा, 2H+4 और SO4 2 माइनस, यही होगा आपका। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में आपका होना चाहिए कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का, वो किसके बराबर होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस का और ग्राम इक्विवेलेंट SO4 2 माइनस का, ये होना चाहिए। इट मीन्स मिली इक्विवेलेंट भी बराबर होना चाहिए। अगर ग्राम इक्विवेलेंट है तो मिली इक्विवेलेंट इतना का बराबर इतना के बराबर इतना। अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि तुम्हारा Na2CO3 है, तो इसको तोड़ो क्या होगा, 2Na प्लस होगा ना, और CO3 2 माइनस। तो अगर इसको यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट NO2CO3 का बराबर होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट Na प्लस का, वो किसके बराबर होना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट CO3 2 माइनस का। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट सबका बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, मोल इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि AY AX का निकालना होगा, तो यहाँ पे अगर वही चीज़ अगर लिखें कि अगर फॉर, जैसे कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि फॉर कंपाउंड जो AX BY था, उसके लिए अगर ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BX माइनस, तो क्या निकालेंगे, सॉरी Y भी था। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर, यानी मोल ऑफ जितना मोल होगा इनटू इसका n फैक्टर। तो n फैक्टर क्या होता है, चार्ज, तो इनटू y से मल्टीप्लाई किए। इसका भी क्या होगा, मोल ऑफ कितना, मोल ऑफ BX माइनस है इनटू चार्ज, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तरीके से रूल आ गया कि आपको ऐसे ही फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट जो भी वेट निकाल रहे हैं वो आपका दो तरीके से हो सकता है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में और एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में। तो आइए दोनों के बारे में अगर बता दें यहाँ पे तो आसानी हो जाएगा आपके लिए। एक होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, एक होता है आपके लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन, और दूसरा होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो कि कोई A प्लस बी है, C प्लस डी देता है, और इस केस में क्या मान लेते हैं कि A प्लस बी है जो C देता है, फिर ये C क्या करता है किसी D के साथ रिएक्ट करके E देता है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D।
ऐसे करना है। और इस केस में भी क्या होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए, मतलब सारा के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। और कंडीशन है कि मान लो कि कोई भी कॉमन रिएजेंट का जो एन फैक्टर होता है वो सारे रिएक्शन में उसका वही एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि CaCO3 को आप हिट करते हो तो CO प्लस CO2 आता है, फिर या CO2 को फिर किसी से रिएक्ट करवाओगे तो CO2 का जब भी वहाँ पे आपका एन फैक्टर आएगा वो कितना होगा, 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा बोथ ऑफ द रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या करोगे कि आप मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो सारे का ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। अब आते हैं बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स जानते हैं जो क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, मेटल का। अब मेटल का अगर निकालना हो तो कैसे डायरेक्ट, तो यहाँ पे मेथड 1 जानते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 पहला है आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये कैसे है कि मान लो कि अगर कोई भी मेटल आपको पता है कि जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, मेटालिक साल्ट बनाता है। ये जो साल्ट बनता है इसी मेटल का साल्ट बनता है, और प्लस यहाँ क्या होता है, H2 गैस इवॉल्व होता है। ये हमको पता है, ये सब तो 10th क्लास में ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एलिमेंट, और मोस्ट रिएक्टिव भी होता है कि नहीं है। मेटल क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और मोर रिएक्टिव भी है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग को पता है कि इक्विवेलेंट वेट इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम लोग को क्या पता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होता है, एटॉमिक वेट 2/2, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 1। कैसे होगा पता है ना, एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर होता है तो 2 एटॉमिक वेट हो जाएगा, और यहाँ पे बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमको पता चला कि जो मेटल है ये, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लॉ इक्विवेलेंस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा कि मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, एसिड और इसके सारे के बराबर होगा। तो मेटल का भी क्या होगा, H2 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का होगा वही ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, वो H2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आपको पता है फॉर्मूला, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, यही होता है। और ये यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, वेट ऑफ H2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 हमको यहाँ से 1 निकल चुका है। तो अगर यहाँ से आप फॉर्मूला निकालो तो आपका क्या निकलेगा, एक तरीके से कुछ ऐसा निकलेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी भी मेटल का वो क्या होगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ डायरेक्ट H2 पुट करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा पता चल जाएगा। तो समझ आया कैसे हम लोग ये फॉर्मूला निकालें। तो यहाँ एक बात नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि 4H2 के लिए 1 मोल की बात करें, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये 22.4 लीटर किसके लिए, H2 के लिए, यानी 2 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, बाई 2 11.2। तो वहाँ से भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि एट STP की अगर बात करें, एट STP की बात करें तो वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर ऑफ मेटल का आप निकाल रहे हो तो क्या करोगे कि वेट ऑफ मेटल तो होगा अपॉन
वॉल्यूम ऑफ वहाँ H2 यूज करेंगे किस पे, STP पे, और इनटू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 लीटर से। ये आपको याद रखना है। फिर एक तो आइए दूसरा मेथड हम बताए थे, पहला वहाँ बताएं, दूसरा मेथड केस में आ जाएगा आपका ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। अब ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड के केस में होता ये है कि कोई भी मेटल आपको पता है अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ये पता है सभी को। तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट वेट, अब डायरेक्ट यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि आपको प्रोसेस पता है कि मेटल को x मान लो तो मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा y। तो अगर मान लो कि इसका वेट x मान लिए, इसका y मान लिए, तो इसका क्या होगा, x माइनस वाई होगा। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 तो आपको पता है एटॉमिक वेट अपॉन 2, तो 8 आ जाएगा। और सबका ही ग्राम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जो आपका केमिकल इक्विवेलेंस है उससे क्या होगा, सारे का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो आपका मेटल होगा वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ मेटल, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट अगर मेटल का, वेट ऑफ मेटल अपॉन किसका है यहाँ, वेट ऑफ ऑक्सीजन के निकालिएगा और इनटू 8, क्योंकि उसका ग्राम इक्विवेलेंट तो आपको सॉरी इक्विवेलेंट वेट तो आपका पता ही है, इसका कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। समझ गए यहाँ से। और अगर वही एट STP की बात करें तो एट STP की बात करें तो कुछ नहीं करना है, सारा कुछ सेम करना है, ये भी इक्विवेलेंट वेट में होगा। बस ये केस में क्या होगा कि जो वेट ऑफ मेटल आपका होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस वॉल्यूम ऑफ O2 लेंगे, ठीक है। ये एट STP पे, किस पे, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ O2 और इंटू 5.6। अब बोलोगे सर 5.6 लीटर आया कहाँ से, तो तुमको पता है कि 1 मोल O2 में, इट मीन्स 1 मोल O2 के लिए 22.4 लीटर होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। 1 मोल O2 में कितना होता है, 32 ग्राम होता है, तो 32 ग्राम के लिए 22.4 लीटर, तो 8 ग्राम के लिए निकाल लो तो इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 8 ही ग्राम ऑफ CO2 का यूज O2 है, क्योंकि इक्विवेलेंट तो हमारा इतना ही निकला, तो हमको इतना ही के लिए यूज करना है, तो उसके लिए 5.6 लीटर। फिर उसी तरह बहुत सारा मेथड है, क्लोरीन फॉर्मेशन है, तो क्लोरीन में बस यहाँ क्या कर देना है 35.5, क्योंकि सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ क्लोरीन देन 35.5 STP पे। फिर वो मतलब सारा केस ऐसा ही आप बस मेटल को पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग थर्ड नंबर, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि मान लो कि M है कोई मेटल और यहाँ N है, उस पर चार्ज N+ है, तो क्या हो जाएगा, M N+ हो जाएगा और यहाँ पे N ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल M जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मेटल N है, N से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट M और N का क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ही होगा तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N। उसके बाद तो आप जानते हैं फॉर्मूला, तब वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, यहाँ से ये भी निकाल लोगे आप, ठीक है। अगर वही बात हम लोग करें, एक और है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, तो अब हम एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि मान लो कि कोई A+ B- है और X+Y- कोई कंपाउंड है, तो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंजेज ऑफ आयन होता है, तो A+Y- हो जाएगा प्लस X+B- हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंजेज ऑफ आयन हो गया, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ चुका है। तो यहाँ भी क्या होगा, जो इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट हम लोग पढ़े हैं कंपाउंड का क्या है स्टार्टिंग में, कि वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A+ प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B-।
इसके केस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाई माइनस। लेकिन ये पता है कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट और इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ क्या होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ए प्लस और बी माइनस होगा, वो किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ए प्लस वाई माइनस। ये पता है, इट मीन्स आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो कि वेट ऑफ जो कंपाउंड है आपका ए प्लस बी माइनस अपॉन वेट वाई इक्विवेलेंट वेट ही फॉर्मूला था है ए प्लस बी माइनस, वो क्या किसके बराबर होगा, वेट ऑफ ए प्लस वाई माइनस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस वाई माइनस। ठीक है, अब ये निकालने आपको पता ही है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस बी माइनस का मतलब क्या होता है कि बारी अलग अलग निकाल लो, इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस और प्लस इक्विवेलेंट ऑफ बी माइनस, यही होगा। उसी तरह यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस और प्लस इक्विवेलेंट ऑफ ई माइनस। तो समझ गए यहाँ से, बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो आइए क्वेश्चन है 0.12 ग्राम ऑफ मेटल का वेट दिया हुआ, व्हेन डिजॉल्व्ड इन अ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। लिबरेटेड 112 ग्राम ml ऑफ H2, इतना ग्राम ऑफ ml H2 मतलब गैस जो होता है इवॉल्व होता है एट STP। कहाँ पे, एट STP पे। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं कि चलिए मेटल को किससे रिएक्ट करवाएं, हम लोगों ने HCl के साथ रिएक्ट करवाया था। आपको पता है कोई भी मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटालिक सॉल्ट बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे HCl है तो मेटल क्लोराइड ये साल्ट हो गया। और यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस होगा वो बाहर निकलेगा। तो हमें बोला कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालने के लिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अभी आपको बताया था क्या होता है, वेट ऑफ, रिएक्ट किससे, यहाँ हाइड्रोजन के, इस दोनों का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, जो आपको हम एक तरीके से निकाल के आपको दिखाए थे वहाँ पे। वेट ऑफ मेटल अपॉन क्या था आपका, वेट ऑफ H2 था। ठीक है, और लेकिन यहाँ बात कर रहा है किस पे, STP पे। तो STP पे अभी आपको निकाल के दिखाए थे कि STP पे कितना निकल के आएगा, वो 11.2, यही आया था STP पे। तो आप इजीली यहाँ पे वेट ऑफ मेटल आपका दिया हुआ है, पुट कर लो 0.12 अपॉन वेट ऑफ, ये हो जाएगा आपका। तो ये वेट था, लेकिन STP पे बात की है तो सॉरी STP पे बात किया है तो इसको हम लोग यहाँ ये यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ H2 यूज करेंगे। ठीक है, इसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग STP पे बात किए तो H2 का वॉल्यूम ऑफ H2, तो वॉल्यूम ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, 112 ग्राम ml ऑफ H2 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे कि 112/1000 कर लेंगे, लीटर में चेंज कर लिए, और इंटू 11.2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0.12 इंटू 11.2 इंटू 1000 बटा कितना है 112, इतना ही है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इससे तो यहाँ से ये 10, ये से ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट 1000 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा ये 12। आंसर कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट मेटल का, 12। तो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखा आपने। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.12 लीटर ऑफ ए क्लोरीन गैस, यहाँ 1.12 एट STP पे दिया हुआ आपको, वाज पास्ड ओवर ए हीटेड मेटल से पास किया व्हेन 5.56 ग्राम क्लोराइड ऑफ मेटल वाज फॉर्म। तो जो मेटल का क्लोराइड कितना हुआ, इतना फॉर्म किया। तो हमको मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है और मेटल का भी निकालना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि हम लोग को पता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं, कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम लोग को पता है कि वेट ऑफ मेटल
अब देखिए वहाँ पे क्या किया कि आपका क्लोरीन गैस से यहाँ से पास करवाया है, तो वेट ऑफ मेटल अपॉन क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ Cl2 और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11.2 STPP। अब 11.2 कैसे आया, आपको पता है कि Cl2 कितना हो गया, ये आपका ऑलमोस्ट 71 ग्राम हो गया, तो 1 मोल के लिए 71 ग्राम है ना इसका, तो आपको पता है STP पे 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। इट मीन्स आपका 71 ग्राम के लिए 22.4 लीटर हुआ, तो आप इतने लीटर के लिए आप निकाल सकते हो वैल्यू। तो इतने लीटर के लिए अगर जब निकालोगे आप, तो आपका वैल्यू 11 पॉइंट कितना आएगा आपका 11.2 के अप्रॉक्स है, क्योंकि 22.4 अपॉन 71 और 35.5 से आप निकालोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 11.2। ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको इतने के लिए फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ मेटल कितना है आपका, आपको वेट ऑफ मेटल पता है कि 5.56, सॉरी मेटल लिख दिए हैं क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 5.56 है, यहाँ भी क्लोराइड छूट गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड है, तो क्या वेट ऑफ मेटल क्लोराइड अपन वॉल्यूम ऑफ Cl2, तो ये कितना दिया हुआ है आपका ये आपका दिया हुआ है 1.12 और इंटू 11.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट गया 10, तो ये से ये गया, अब तो आ जाएगा आपका 55.6 आ गया, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट तो साढ़े का बराबर होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड निकालेंगे ना, वेट ऑफ मेटल क्लोराइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ Cl2। तो अब आपको ये चीज़ पता है, हमको तो मेटल क्लोराइड निकल गया बट मेटल का निकालना था। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बोले थे ना कोई भी कंपाउंड है अगर मेटल क्लोराइड है तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, यही करते हैं हम लोग, पढ़े थे हम लोग पीछे। तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये, आपको मेटल क्लोराइड आपको पता है 55.6 है, इसको x मान लो, तो ये आ जाएगा आपका 35.5 होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड का होता है 35.5 एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी 1। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालो, तो अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20.1। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, समझ में आया। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।